द पॉलिटिकल पार्टीज आर इक्वली टू ब्लेम एज फार एज। और जहां तक आप जात पात की बात करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, इतने वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी के, क्यों बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए वो निकले थे। ठीक है सर, तो दैट इज अ बिग लकूना ऑन हिज पार्ट। तो सर लेकिन ये एवरी पार्टी नहीं सर, देखो ठीक करें, नहीं, that was wrong. The whole country knows what happened, sir. The Muslim community was doubly and triply and even quadruply eliminated after that. चला था। No sir, no. कांग्रेस को लोरेन के इनके सबसे बड़े that is so very bad. लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो सरेआम उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है कि हमारी पार्टी कमजोर हो चुकी है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ असक्षम है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये भी कांग्रेस भी कमजोर हो चुकी है। नहीं, कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस कर रही है। This type of politics I think is something that the country least requires. और अगर हम जैसे यूपी की बात कर रहे थे, तो अगर मैं यूपी पे दोबारा आता हूं, जो रिसेंटली कंटेस्टेड अखिलेश यादव ने खुद कहा, आई विल प्रमोट ए क्लीन पार्टी, मैं एक साफ सुथरी पार्टी लेके आऊंगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो आज कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें से 48 में से 26 पर केसेस हैं सर, दैट इज 54%। कैबिनेट के मंत्री बनाए राजा पप्पू यादव को। 54% इज टू मच। और उनमें से 9 लोग, मेरा सवाल ये है अरोड़ा साहब, लेट मी फिनिश माय पॉइंट, उनमें से 9 लोग ऐसे हैं जिन पे रेप, मर्डर, डेकॉइटी और किडनैपिंग, ये कुछ ऐसे केसेस हैं सर कि जैसे ऐसा नहीं है कि मायावती ने चाहा तो चलो उस पर झूठे केस बनवा दिए, या कांग्रेस ने चाहा बीजेपी पे, या वाइस वर्सा, ये उस टाइप के। दीज आर जेन्युइन केसेस। व्हाई आर दीज पीपल टॉलरेटेड एट ऑल? दिस इज माय पॉइंट। आज की जो यथास्थिति है, जिस तरह से अभी बातचीत हुई है जी, आप ये मानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो इससे अछूता नहीं है? व्यवस्था जो है उसको रोक लगा, वो चरमरा चुकी है। ये नहीं कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे अखिलेश यादव जी ने ये बात की कि मैं क्लीन सरकार गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करूंगा जी। मेरा एक ही यहां पर प्रश्न है, क्या आज की इस परिस्थिति में क्या यह संभव है? मैं कहता हूं संभव ही नहीं है। आप कैसे इस विश्लेषण पे पहुंचे? जितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं जी, क्या उनको इग्नोर किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को जो पहले जेल में था उसको जेल मंत्री बनाया जाए, क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है? आप राजा भैया की बात कर रहे हैं, उनको कौन समर्थन प्रदान करेगा? मैं ये कहता हूं, कहां से समर्थन लेंगे? मेरा अरोड़ा साहब, मेरा इसमें यही कहना है कि इस देश के लोग अब इतने सियाने हो गए हैं, समझ गए, इन बातों को समझते हैं। अल्टीमेट एम इज ओनली द हंगर फॉर पावर, to get into the corridors of power, no matter what the means and ways you employ for it. मतदाता को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और जो इसमें सफल हो जाता है वो जो है विजयी हो जाता है। ये वास्तविक स्थिति है। अरोड़ा साहब, the country as such today is at more risk from such people than from terrorists across the border. जी, मैं ये कहता हूं सिर्फ धर्मपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या है आपका कहना इस बारे में? हमारी तो पार्टी ने जब भी, मेरा तो यही कहना है कि अगर सारी पार्टियां मिलके जिनको भी कैंडिडेट बनाते हैं, अगर वो ढंग के आदमियों को देख के बनाएं, उनका सारा मुआयना करके, उनका चेक करके बनाएं, तो ये इसके ऊपर काबू किया जा सकता है। हमारी पार्टी बात का जवाब दीजिए आप। अगर मान लो जैन साहब आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, जैन साहब की पार्टी या कांग्रेस आपके पास नहीं आती और कहती कि चलो ऐसा कुछ किया जाए, तो क्या आपकी पार्टी अपने आप में एक पहल करने को तैयार है? हमारी तो पार्टी अब ना जैन साहब की सपोर्ट की जरूरत ना कांग्रेस की, हम तो अपने आप मैं इलेक्टोरल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियां एक मत बनाएं, मेरा कहने का एक मत बनाएं कि हम क्रिमिनल्स को फील्ड नहीं करेंगे इलेक्शंस में। बिल्कुल, तो ये सारी की सारी योर पार्टी हम तो करते हैं, टेक द फर्स्ट स्टेप। हम तो ये सच्चाई है, हम तो छाट के बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट देते हैं। मैं कहता हूं कांग्रेस कभी नहीं हो सकता। कीर्तन मूर्ति हुड्डा जी ने बताया, और इनकी सरकार जिनके भरोसे चल रही, कितने मिनिस्टर इनके तिहाड़ जेल के अंदर रह के आए हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेस की। धर्मपाल जी, आपकी अपनी पार्टी का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो वो भी कोई मतलब, आप बताइए हमारी पार्टी में कोई हमारा अगर कोई बैड रिकॉर्ड का कोई आदमी हो तो मैं अगर आपको कोई स्टैट्स भी पेश ना करूं कि वो बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, जब एक कृष्ण पहलवान नाम के शख्स की दहशत यहां फैली थी, ठीक है सर, और उस इंसान के साथ आपकी पार्टी का सीधा नाम जुड़ता है सर, ठीक है, एंड यू आई थिंक विल बी जेंटलमैन इनफ टू एग्री विद मी ऑन दिस। ठीक है, वो इनकी पार्टी का पार्षद है। एक मिनट मैं आपको बताना चाहूंगा, कृष्ण मूर्ति जी ने एक बार पहले इनकी जिक्र किया था जी, इन्होंने मुख्यमंत्री बड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा 365 पुतले फूके होंगे इन्होंने, एक ही फूका नहीं चौटाला साहब का। ये हमारी आंख खोल देते उस टाइम, ये इनके पास आवाज उठाई, सिवाय कृष्ण के और नहीं आवाज उठाई, इनकी नैतिक जिम्मेवारी थी यहाँ से स्टेट होम मिनिस्टर सुभाष
बतरा, उन्होंने किसी ने भी नहीं उठाया ये सवाल। मैंने आवाज उठाई थी। नहीं, आपने कोई आवाज नहीं, एक भी पुतला नहीं फूका। धर्मपाल जी, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, को छोड़ो, धर्मपाल जी पुतलों की बात नहीं करेंगे अब यहाँ। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना, अगर मैं प्योरली स्टैट्स की भी बात ना करूं, मैं एक आम, क्योंकि हम भी बचपन से इसी शहर में पले बड़े हैं, जब चौटाला साहब की पार्टी इलेक्शंस में हारी थी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आई थी, क्योंकि हमारी बड़ी बातें होती थी आपस में जनरली, क्योंकि वी आर फ्रॉम द मीडिया एंड वी कीप अ फिंगर ऑन द वेन्स ऑफ द पीपल। तो ट्रेडिंग कम्युनिटी का भी रोहतक में जनरली ये कहना था कि अगर चौटाला साहब की सरकार दोबारा आ गई तो हमें स्टेट छोड़ना पड़ेगा। वो सर एक दहशत का माहौल जब सरकार थी आप लोगों की उस टाइम फैला था हरियाणा में, इस बात से आप मना नहीं कर सकते। एक आम आदमी के मन में छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे बिजनेसमैन, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, उनको फिरौतियों की धमकियां, क्रिमिनलाइजेशन इस लेवल तक बढ़ गई थी, किडनैपिंग, रेप्स एंड मर्डर्स। आई मीन अगर आप नहीं कहते आपकी पार्टी को उनको कोई सपोर्ट नहीं था तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने उन्हें रोका भी नहीं। ठीक है सर, तो विच इज आई थिंक इन एनी केस अ बिग ब्लॉट ऑन योर पार्टी। वही मैं कह रहा हूँ, हुड्डा साहब आज तो 7.5 साल हो गए इनकी सरकार बने, इन्होंने एक भी केस दर्ज कराया क्या कृष्ण पहलवान के खिलाफ इस रोहतक शहर में? सर जिसको धमकी दी हो। कृष्ण पहलवान जी आज भी जहां तक मेरी नॉलेज है जेल में ही है। तो मेरा उसमें दूसरा सिर्फ ये कहना है, तो आपके उनके भाई पे अटैक हुआ कल, वो गैंगवार का अटैक हुआ है। चौटाला साहब एमएलए, अखबार में एमएलए हैं, वो महापौर बने, उनकी वाइफ महापौर बनी। ये ना के जनता ने चुन के भेज रखा धर्मपाल जी, और ये जिम्मेवारी कांग्रेस की सरकार की है तो उनके ऊपर गोली चली है। आज माना है ये धर्मपाल जी, अगर आज आप इस पैनल में, इस डिबेट में अगर आप यही मानने को तैयार नहीं कि गलतियां हुई हैं, तो आप सुधार क्या करेंगे? मैं ये नहीं कहता कि गलतियां हुई होंगी, जरूर हमको ये नहीं, भगवान नहीं इंसान है, हमने तो इतना सुधार किया है। शायद हुड्डा साहब ने धर्मपाल जी एक बार भी आप खोलते दूसरे आपको ये ध्यान होगा। अच्छा, आप अगर हम आंख खोलेंगे जब आप क्या खोलेंगे, इससे पहले नहीं खोलेंगे। आपकी 7.5 साल सरकार है, आपने एक भी दर्ज नहीं किया, आपने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया रोहतक शहर में। आपकी ज्यादा वोटर। धर्मपाल जी, चौटाला साहब पे खुद पे सीबीआई ने केस डाला है 26 मार्च लास्ट, जिसमें मतलब 6.09 करोड़ के मतलब उनके एसेट्स जो विच आर फार एक्सीडिंग हिज एक्चुअल इनकम। तो उसमें अगर आप उसके बाद जेबीटी स्कैम की बात करें, उनमें उनका नाम सीधा निकल के आ रहा है। ठीक है जी, उनके ऊपर केस चल रहा है। तो मतलब 3206 जेबीटी टीचर्स की उस टाइम अपॉइंटमेंट हुई थी 1999, 2000 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है सर, तो स्कैम्स में आपकी भी सरकार रही है, ऐसा बात नहीं है। और आप ये ना कहें कल को कि भी सेंटर में कोई और पावर है तो ये तो सीबीआई उनके हाथ का टूल है, तो उन्होंने झूठे केस डलवा दिए। ये जो सीबीआई है ये तो कांग्रेस बचाओ इन्वेस्टिगेशन है सर, दिस इज ये कांग्रेस ने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ आय से अधिक आमदनी कानून के खिलाफ केस दर्ज हुआ, वहां मायावती के खिलाफ हुआ, वहां आपके जयललिता के खिलाफ हुआ, चौटाला साहब ने किया, आपके मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ किया। एक भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी कांग्रेस राज्य के अंदर कभी हुआ तो आप बताइए। वधवा जी, प्रोफेसर वधवा जी, एक मिनट प्रोफेसर वधवा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। यथास्थिति आपने भी देखी है, आज भी आप देख रहे हैं, कितनी आपको उम्मीद लगती है एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि थिंग्स विल इंप्रूव? उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो अभी मैं जो चर्चा में सुन रहा था जी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्रोध में आदमी आकर अपनी बाजी को हार जाता है जी, और शांत स्वभाव में अपनी बात को रखने से हारी बाजी भी जीत जाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अभी ये धर्मपाल जी मकड़ोली बोल रहे थे कि जैसा भी उन्होंने कहा और आपने कुछ ऐसे क्वेश्चनिंग की इनको, तो मुझे लगा कि भी मुझे कहना चाहिए इस बात को कि न्याय की प्रक्रिया में, ये न्याय में आता है अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेचुरल जस्टिस में, कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखाई भी देना चाहिए। न्याय दिखाई पहले दे। इनकी पार्टी के बंदे मतलब इसकी अच्छे थे, परंतु न्यायवादी न्याय दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे अभी ट्रेडर यूनियन की बात की, भाई आगे स्टेट छोड़ जाएंगे, इनकी पार्टी से न्याय, इनके पास न्याय था, किंतु न्याय इनका आम सिटीजन को दिखाई नहीं पड़ा, वो दिखाई नहीं पड़ता था। अच्छा, दूसरी बात में जो आप वधवा जी, अगर न्याय था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, या इफ आई पुट योर व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इन अदर वर्ड्स कि जस्टिस वाज नॉट बीइंग डिलीवर्ड ऑन द ग्राउंड, if justice is not being delivered on the ground, then obviously the party in power, I mean, is to be blamed for it, nobody else. So and I want Mr. Makadoli to be brave enough to own up to it. मतलब अपने आप को जस्टिस, जैसे मान लो कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ,
पढ़ाता अच्छा हूं, परंतु मेरे पास चौक या डस्टर मेरे कभी हाथ में नहीं रहता। चौक एंड डस्टर मस्ट बी इन द हैंड ऑफ द टीचर ऑल्सो। लेकिन सरकार के हाथ में चौक भी है, डस्टर भी है, ऑल द टूल्स हैं। सरकार में मैं ये कहना चाह रहा था, क्यों नहीं सरकारें डिलीवर करती? जो मैं बात अभी मैंने नेट पे देखी और आपने भी अभी बात की कि 128 में इसकी MP जो है क्रिमिनल केसेस में थे, वो लगभग 2004 में 2004 की, अब 150 नहीं 162 हो गए हैं। मतलब कुछ साइड पे 162 में 161वां नंबर जसवंत राय जो बीजेपी से हैं, सिन्हा साहब वैसे बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं, IAS ऑफिसर भी रहे हैं और बाद में MP बने। तो उनके ऊपर 161 नंबर पर उनका, 162 नंबर पे किसी और का है। एक नंबर से मैं 20 जो टॉप MP हैं जो मोस्ट सीरियस पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है, वो भी मेरे पास लिस्ट है। अल्टीमेटली मेरे को ये लगा कि मैंने एक जो कमेटी की स्टडी की, मिस्टर NN वोरा कमेटी, वोरा कमेटी 1993 में बैठी थी। उस समय वो सेक्रेटरी दीजन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। And as far as I know, the major parts of the Vora committee report have still not been made public. नहीं, made public नहीं, पब्लिक तो हो चुकी है, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ कुछ भी, कुछ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है उसका, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। पब्लिक तो है, नेट पे मैंने ही पढ़ा उसी को, और उन्होंने भी यही नेट पे सर सिर्फ पार्ट्स अवेलेबल हैं, नेट पे उन्होंने भी गुड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज स्टिल अंडर रैप्स। NN वोरा सर ने ये अपनी कमेटी के पहले ही मतलब इसकी प्रेम्बल में अपनी सबमिशन ये लिखी है कि जो पॉलिटिक्स है और एथिक्स हैं ये हमारे इनसेपरेबल हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन हैं। हम इनको दोनों को एक एथिक्स और पॉलिटिक्स, ये नहीं कि पॉलिटिक्स मतलब इसकी बहुत गलत है और एथिक्स बहुत अच्छे हैं, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स दोनों एक सेम कॉइन, सेम टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन है। और अल्टीमेटली उसमें नटशल में जो उन्होंने बात कही कि किसी के अगेंस्ट FIR दर्ज हो जाती है, हम ये मान लें कि इसका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सेक्शन 8 जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है हमारा 1951 वाला, इलेक्शन वाला, उसमें 8 सेक्शन में डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। कन्विक्ट होने के बाद ही उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अदरवाइज उसके बाद भी कई कमेटियां बैठी, इसने भी जो प्रोफेसर NN वोरा ने सर ने जो कहा कि मैं FIR को मान के ये चलूं डिस्क्वालीफाई करूं, तब बात नहीं बनती, क्योंकि FIR किसी के अगेंस्ट की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट फ्रेम हो जाए, तब भी मैं नहीं मानता इसको कि चार्जशीट भी फ्रेम होगी, मतलब नहीं भाई कि आपने जजमेंट प्रज्यूम कर दी कि जजमेंट हो गई, भाई आदमी कन्विक्ट है एंड ही शुड बी कन्विक्टेड, वो भी नहीं। चार्जशीट